बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं अब्दुल कदीर और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल खबरनामे में आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अवामी फलाह और कौमी मफाद के मंसूबों को सियासत की भींट चढ़ाना संगीन जुर्म है। गुज़श्ता हुकूमत ने इंसाफ का कत्ल करते हुए बेगुनाहों को उकूबत खानों में डाला। हालात कठिन जरूर हैं, इसार और शबाना रोज मेहनत से इस सूरत हाल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लाहौर में बाब पाकिस्तान की तामीर और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। सिलेक्टर्स के घर जाने से इमरान खान की कहानी खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती, डरता वो है जो सिलेक्ट होकर आता है। हमारी जमात मैदान में मौजूद और इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी। जब भी मुल्क हिचकोले खाता है तो हालात ठीक करने के लिए नवाज शरीफ को बुलाया जाता है। साजिशों का दौर खत्म हो गया। गरीब के चूल्हे ठंडे करने वाला जमान पार्क में छुप कर बैठा है। करप्शन, फॉरेन फंडिंग और हीरे की अंगूठियों का हिसाब देना होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का इस्लामाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 25,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 21,000 और शाम में 4,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन गए। पाकिस्तान समेत 68 मुल्कों से टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म होने पर कई इलाकों में तलाश का काम रोक दिया गया। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आलमी इदारे सेहत के सरबराह का शाम के इलाके हलब का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाम के वज़ीर आज़म हुसैन अर्नौस को टेलीफोन। ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए इमदादी सामान जल्द रवाना किया जाएगा। जख्मियों के इलाज के लिए मेडिकल टीम भी जल्द शाम पहुंचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान से तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन को इमदादी सामान की फराहमी जारी। पाक फ़ज़ाइया का तैयारा इमदादी सामान लेकर अदाना पहुँच गया। लाहौर से कंटेनर्स के जरिए खैमे, कंबल और दीगर ज़रूरी अशिया की रवानगी। तुर्क और शाम के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन। ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए अहतियात जमा करने की खुसूसी मुहिम। तालीमी इदारों में तलबा का जज्बा दीदनी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी पेश। अमरीका में पाकिस्तानी शहरी ने शनाख्त जाहिर किए बगैर तुर्क सफारत खाने में $3 करोड़ जमा करा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी हमदर्दी और जज्बा खैर सगाली की तारीफ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और मुशीर उमूर कश्मीर कमरुज़मान कायरा की मुलाकात। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदम पर सब्सिडी के बारे में भी तफसीली गुफ्तगू। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीर मुल्की बहरी मश्क अन जारी। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का शरीक मुल्कों के बहरी जहाज़ों का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर्स और अमले से मुलाकातें। सरबरा पाक बहरिया को मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की एक और साजिश बेनकाब। पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने
भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। मोदी हुकूमत ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर पाकिस्तान को बदनाम करने का मंसूबा बनाया। साजिश से पर्दा उठ गया। मुमताज कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट के यौम शहादत पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाजी मुजाहिरे रोकने के लिए बड़ी तादाद में काबिज फौज तैनात। हुर्रियत क़यादत का शहीद मकबूल भट्ट को खराज अक़ीदत, शोहदा का मिशन जारी रखने का अज़्म। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। बहरा अस्वद से खारकीव के इलाके में 35 मिसाइल दागे गए। रूस ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की। रोमानिया वज़ारत दिफा। अमरीकी सदर जो बाइडन 21 फरवरी को पोलैंड का दौरा करेंगे। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने फ़ज़ा में कारनुमा मुश्तबा चीज़ को मार गिराया। रियासत अलास्का मिसाइल के जरिए फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले प्रोजेक्टाइल को निशाना बनाया गया। अमरीका ने 6 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। आईएसएल का मेला सजने में 2 दिन बाकी। इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगी। आसिम अजहर, आयमा बेग, फारिस शफी, साहिर अली बग्गा और शागिर फन का मुजाहिरा करेंगे। इवेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। और जनूबी अफ्रीका में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच कल भारत के खिलाफ खेलेगी। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अवामी फलाह और कौमी मफाद के मंसूबों को सियासत की भीड़ चढ़ाना संगीन जुर्म है। उन्होंने ये बात लाहौर में बाब पाकिस्तान और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबों की तकरीब से खिताब करते हुए कही। मंसूबों की तकरीब भी की और वजीर आजम ने कहा कि हालात कठिन जरूर हैं, ईसार और शबाना रोज मेहनत से इस सूरत हाल से निकलने में कामयाब होंगे। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में शुरू किए गए अवामी फलाह और मुल्की तशख्खुस को उजागर करने के मंसूबों को बेरहमी से ताखीर का शिकार किया गया, जिससे अरबों रुपए का ज़िया हुआ। उन्होंने कहा कि नैब के अकूबत खानों में इंसाफ की पामाली की जाती रही। क्या नैब ने बाब पाकिस्तान जैसे कौमी वक़ार से जुड़े मंसूबे में बदउनवानी के मुर्तकिब अनासिर का मुहासबा किया? सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर दीवार से लगाया गया पिछले अदवार में, और उनको नैब के अकूबत खानों में उनको भिजवाया गया। ये मंसूबा जहां पर अरबों रुपए का गबन हो गया, क्या नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी? ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स जिसने पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पहुंचाया। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जब तक इस निज़ाम को मिलकर दफन नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे चलकर तरक्की और खुशहाली से हमकिनार नहीं हो सकता। वजीर आजम ने कहा कि कौमों पर मुश्किल वक्त आता है। मेरा यकीन है कि पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए शबाना रोज मेहनत और बेलौस खिदमत का जज्बा ही तरक्की की राह हमवार और भंवर में फंसी कश्ती को किनारे लगाने में माविन साबित होगा। हिम्मत हारने की कोई बात नहीं। मुश्किलात आती हैं, आज भी हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला के फजल करम से अगर हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, मुश्किलात का सामना करेंगे, और अशराफिया जिनमें मैं भी शामिल होता हूं, वो सच्चे दिल से, सिद्ध के दिल से वो कुर्बानी और इसार का मुजाहरा करेगी, शबाना रोज मेहनत करेगी, तो इंशाअल्लाह ये 75 साल ये कश्ती जो हजकोले खाती रही, जरूर इंशाअल्लाह मझधार से निकलकर और किनारे पर लगेगी। शर्त यह है कि हमें दिन रात मेहनत करना होगी।
तकरीब से खिताब करते हुए रेलवे और हवाबाजी के वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अवामी फलाह के मंसूबे मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों की तवज्जो का महवर रहे हैं। बाबे पाकिस्तान की तकमील और वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन से अवाम को सहूलियात मैसर आएंगी। ऐसे मंसूबे मुल्क के तमाम बड़े शहरों में बनने चाहिए जो अपने अखराजात भी खुद उठाएं और उन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार के खजाने में पैसे भी दें ताकि लोगों को ज़िंदगी आसान हो और एक जो अपलिफ्ट होनी है इस मुल्क में वो इसके लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है ये बहुत बुनियादी इसकी अहमियत है। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सीईओ इमरान अमीन ने कहा कि मंसूबे को 24 अरब रुपए की लागत से 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाबे पाकिस्तान की तामीर और वाल्टन रोड की तौसी और कुशादगी के मंसूबे का बाज़ाब्ता संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आजम को मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम ने हिदायत की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बाबे पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होने वाला तामीराती मटीरियल मकामी हो ताकि कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सके। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि सिलेक्टर्स के घर जाने से इमरान खान की कहानी खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती, डरता वो है जो सिलेक्ट होकर आता है। इस्लामाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जब भी मुल्क हिचकोले खाता है तो हालात ठीक करने के लिए नवाज शरीफ को बुलाया जाता है। तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। कहते हो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है, इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। इस्लामाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में शहबाज शरीफ के 10 साल और विफाक में नवाज शरीफ के 4 साल मुल्क की तरक्की की अलामत थे, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस आज मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया गया है। मवाजना होगा तो शहबाज शरीफ के पंजाब में 10 साल और इमरान खान के केपीके में 10 साल का मुआवजना होगा। इस्लामाबाद वालों, मुझे बताओ, ये कोई इंसाफ की बात है कि जब मुल्क हचकोले खाता है, जब मईशत हचकोले खाती है, जब नाअहलों के हाथ में मुल्क आता है, मुल्क नीचे जाता है, तो फिर नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं कि आओ और मुल्क को ठीक करो। मरियम नवाज ने कहा कि कौम हिसाब मांगती है कि IMF की सख्त शराइत की वजह कौन बना। नवाज शरीफ ने भी IMF से मुआहदा करके मुकम्मल किया, लेकिन अवाम को महंगाई की चक्की में नहीं पिसने दिया। नवाज शरीफ ने भी IMF का एक मुआहदा भुगताया था, लेकिन दिल में दर्द था नवाज शरीफ के, अवाम का दर्द था। नवाज शरीफ के 4 साल में आटा 1 रुपया नहीं बढ़ा, 35 रुपए किलो पर रहा। IMF के मुआहदे के बावजूद चीनी 50 से 55 रुपए किलो रही 4 साल या नहीं रही? डॉलर 100 से नीचे रहा या नहीं रहा? और घी 140 पे रहा या नहीं रहा? पाकिस्तान की ग्रोथ 6% पे जा रही थी, पिछले 4 साल की नाअहली और नालायकी से जमीन के नीचे चली गई। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान नियाजी को अवाम की दर्द का कोई एहसास नहीं, इसके किचन का खर्चा कोई और उठाता है। बनी गाला का किचन भी कोई और चलाता है, जमान पाक का किचन भी कोई और चलाता है, क्योंकि इसका कोई जरिया आमदन नहीं है। ये वो लोग चलाते हैं जो इनको हीरे जवाहरात देते रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अपने किचन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से चलाती है। मरियम नवाज ने कहा कि जिनकी सदाकत और अमानत की जमानतें दी गईं, आज उसे घड़ी चोर कहा जा रहा है। तो अब आपकी कहानी खत्म, साजिशों का दौर खत्म। वो बाबा रहमत इस कौम के लिए सबसे बड़ा बाबा ज़हमत बन गया, जो उसने अमानत और सदाकत के सर्टिफिकेट दिए ना इसको, आज गली गली महल्ले महल्ले सदाकत और अमानत के पोल खुल रहे हैं। नौजवानों से मुखातिब होते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने झूठे वादों और खोखले नारों के अलावा अवाम को कुछ नहीं दिया। हमें गली महल्ले और सोशल मीडिया सब पर नवाज शरीफ की और इस मुल्क की जंग लड़नी है। ये मरियम नवाज की जंग नहीं है,
یہ مسلم لیگ نون کی جنگ بھی نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وعدہ، جب تک اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال لیں گے چین کی نیند نہیں سوئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارے نوجوانوں کا ہے، یہ ملک میرے شیروں کا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ موجودہ حکومت گزشتہ حکومت کا پھیلایا گند صاف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ترقیاتی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے تنظیمی کنونشن میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اپنے خطاب میں پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی فلاح کو ترجیح دی اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تفصیل جانتے ہیں ملک عمر سے۔ مسلم لیگ نون کا بہاولپور، ملتان اور ہزارہ ڈویژن کے بعد اسلام آباد میں تنظیمی کنونشن کامیابی سے انعقاد پذیر ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا تنظیمی کنونشن کے پنڈال میں پہنچنے پر پرتباک انداز میں استقبال کیا گیا۔ گھوڑوں کے دستے کے جلوں میں مریم نواز کا قافلہ پنڈال پہنچا تو پارٹی کارکنوں کی جانب سے نعرے بلند کر کے اور جھنڈے لہرا کر اپنی قائد کا استقبال کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون اسلام آباد پارٹی کا ہراول دستہ ہے۔ ہم قیادت کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ مریم نواز پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون اسلام آباد ہر قدم پہ جماعت کے ساتھ پورے ولولے کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ پچھلے 4 سالہ دور میں جو کہ جبر کا دور تھا، جس طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پارٹی کا جھنڈا اٹھایا، قائد کے بیانیے کو آگے بڑھایا، پاکستان کے ہر شہر کا دورہ کیا، آج جب وہ یہ ذمہ داری رکھتی ہیں وہ اس پارٹی کی تنظیم نو اور نئے ولولے کے ساتھ نئے خطوط پہ استوار کریں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما انجم عقیل نے تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قیادت نے بہادری سے گزشتہ حکومت کے جبر کا سامنا کیا ہے۔ مریم نواز ہمارے قائد محمد نواز شریف کی بہادر بیٹی ہیں، ان کی قیادت میں ہمارا عزم بلند ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنی بہن پر کہ جنہوں نے عمرانی دور کے مصائب کا بڑی دلیری سے سامنا کیا۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہن سے یہ تقاضا بھی کرتا ہوں، آج جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات کا کون ذمہ دار ہے، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں کامیاب کنونشن کے انعقاد کے بعد مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز دوسرے شہروں کا بھی دورہ کریں گی اور پارٹی کے تنظیمی عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب کریں گی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ترکیہ اور شام میں 6 فروری کو آنے والے زلزلے میں اموات کی تعداد 25,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حکام کے مطابق ابھی بھی لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ان کے زندہ بچ جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ترکیہ میں 21,500 جبکہ شام میں تقریباً 4,000 اموات ہو چکی ہیں۔ ترکیہ اور شام کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ملبے تلے زندگی کی امید ختم ہو رہی ہے۔ کئی علاقوں میں سرچ آپریشن روک دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی امدادی ٹیم نے 120 گھنٹے بعد ملبے سے 2 افراد کو زندہ نکال لیا۔ متاثرہ علاقوں میں 1,891 آفٹر شاکس ریکارڈ ہوئے ہیں۔ ترکیہ میں 80,000 افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 92,000 سے زیادہ متاثرین کو دیگر شہروں کو منتقل کیا گیا ہے۔
पाकिस्तान समेत 68 मुल्कों से टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सर्द मौसम का मुकाबला करने के लिए 1,05,000 से ज्यादा खैमे नस्ब किए जा चुके हैं। तुर्किया के वजीर सेहत फखरुद्दीन ख्वाजा के मुताबिक जख्मियों की तादाद 80,000 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हमें मुश्किल सूरत हाल का सामना है। जान बाग होने वाले नामालूम अफराद की तस्वीर शाया कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई इनकी शनाख्त करेगा। पाकिस्तान, ईरान, यूनान, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, कतर, किर्गिजिस्तान, जर्मनी, उर्दन, तुर्कमानिस्तान, सेनेगाल, इराक, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और दूसरे मुल्कों से मजीद इमदादी सामान तुर्किया भेजा गया है। तुर्किया ने इमदादी सामान के लिए आर्मीनिया के साथ सरहद खोल दी है। शाम में मकामी तंजीम वाइट हेलमेट्स ने मलबे से निकालने का अमल खत्म करते हुए बहाली की कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान किया है, क्योंकि मगरिबी शाम में 36 घंटे में कोई जिंदा बच जाने वाला नहीं मिला। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रिस एडेनम ने शाम के शहर हल्ब का दौरा किया। शामी हुकूमत ने ज़लज़ले से मुतासरा ऐसे इलाके जो उसके कंट्रोल में नहीं है वहाँ इमदादी सामान जाने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शाम के वज़ीर आज़म हुसैन अर्नौस को टेलीफोन किया और 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले में शदीद जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि ज़लज़ला ज़दगान के लिए एक खुसूसी परवाज़ के ज़रिए इमदादी सामान शाम भिजवाया जा चुका है। मुतासरीन के लिए ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के ज़रिए इमदादी सामान भेजा जाएगा। इसके साथ ज़ख्मियों को इमदाद की फराहमी के लिए मेडिकल टीम भी जल्द शाम जाएगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शाम के हम मनसब से ज़लज़ले में उनकी हमशीरा, 11 बच्चों, पोतों और नवासों की मौत पर भी ताज़ियत की। तुर्किया और शाम के मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए सड़क के रास्ते 50 ट्रॉलर्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान की खेप लाहौर से रवाना कर दी गई है। तफसील जानते हैं अनीसुर रहमान से। लाहौर से इमदादी सामान पर मुश्तमिल 16 कंटेनर्स का काफिला रवाना हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से इमदादी सामान पर मुश्तमिल मजीद कंटेनर शामिल होंगे। इमदादी सामान की खेप रवाना करते वक्त तुर्किया के कौंसल जनरल भी मौजूद थे। इमदादी सामान 10 रोज में बदरिया ईरान, तुर्की और शाम पहुंचेगा। सामान की रवानगी का मौका पर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और JUI के रहनुमा मौलाना अमजद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर ने कहा कि हम नामसाइद मुआशी हालात के बावजूद मुसीबत की इस घड़ी में तुर्किया और शाम के भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत पाकिस्तान मोबिलाइज हुई और उन्होंने जितनी भी मदद कर सकते थे हम उसी वक्त हमने शुरू कर दी। स्पेशल काबीना की मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ साहब ने रिलीफ फंड कायम किया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जिसमें हमने सारी कौम को अपील की, मुखैर हज़रात को की और सारे हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे थे उनको भी ये की। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि इस तरह के मजीद काफिले जल्द रवाना किए जाएंगे। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। तुर्किया के मुतासरा इलाकों में पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और वजारत सेहत के अहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मुतासरा बहन भाइयों के इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तानी एहतियात जमा करने की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। रिजवान आरिफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत 99 मुल्कों से ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी का काम जारी है। पाक फ़िज़ाइया का एक और खुसूसी तैयारा खैमे और दीगर ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल 16.5 टन इमदादी सामान लेकर तुर्किया के शहर अदाना पहुँच गया। पाकिस्तानी सफ़ीर यूसुफ जुनेद ने दारुल हुकूमत अंकरा में कायम इमदादी मरकज का दौरा किया और इमदादी सामान पहुँचाया। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम 1122 ने मुनहदिम इमारत के मलबे में फंसी हुई 50 साला खातून को जिंदा रेस्क्यू कर लिया। कमांडर पाकिस्तान रेस्क्यू टीम डॉक्टर रिजवान ने TRT वर्ल्ड को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। We almost have searched almost 51 buildings with the right locator device, and almost we had 6 potential sites where we could find alive people. We were suspecting that they were potentially alive people, and then finally we had about almost from the 6 sites we carried out the operation. And so far we've gotten about 6 people alive. इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अतिया जमा करने की मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर तालीमी इदारों में अतियात जमा करने की मुहिम शुरू की गई। तलबा का कहना था कि तुर्किया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हम सबको तुर्किया और शाम की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। हमारी ये कोशिश है और हमारे कॉलेज की ये कोशिश है कि जितनी भी जल्दी हो सके उन तक फंड पहुँचाया जाए। हमारे वज़ीर आज़म ने एक रिलीफ फंड जमा किया, यहाँ पर हम सब फंड जमा करें और तुर्की की मदद करें। ये सब देख के मुझे 2005 का ज़लज़ला याद आ गया जो पाकिस्तान में आया था। तब तुर्की और बाकी ममालिक ने हमारी मदद की थी।
ہم یہ ڈونیشن اپنے دل سے دے رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ آئندہ کے بعد بھی بہت سارے اسی طرح کے ہمارے اسکول میں فنڈس ہوتے رہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ جیسے ترکی نے ہماری مدد کی تھی تو آج جب ان پہ پرابلم ہے تو ہم بھی ان کی مدد کریں. بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی زلزلہ متاثرین کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. Individuals, a Pakistani businessman walked into the Turkish embassy in the United States and anonymously donated $30 million by himself. Wow. We don't know who he is. His identity has not been revealed. حکومت پاکستان کی کوششوں سے ترکیہ سے 15 طالب علم وطن واپس پہنچ گئے. یہ طلبہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پھنس گئے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستانی سفارت خانے نے ان طلبہ کی وطن واپسی کے لیے خصوصی اقدامات کیے. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ترکیہ اور شام میں آنے والے ہولناک زلزلے کے بعد بہت سے معجزات دیکھنے کو مل رہے ہیں. لوگوں کے زندہ بچ جانے کے ویڈیوز پر لوگ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں سمیع اللہ. ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلے کے بعد سے دل خراش مناظر سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے. بہن بھائی کا عظیم رشتہ اس وقت دیکھنے کو ملا جب شام میں زلزلے کے بعد ملبے میں پھنسی 9 سالہ بچی اس حال میں بھی اپنے بھائی کی حفاظت کرنا نہ بھولی. زلزلہ زدہ علاقے میں نعرہ تکبیر کی صدا تب گونجی جب 5 سالہ ننھی پری کو 37 گھنٹوں بعد ملبے سے باہر نکالا گیا. یوں تو ترکیہ شام زلزلے کے کئی دلگیر مناظر سامنے آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر اس بات پر پختہ یقین ہو جاتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کچھ ایسا ہی ترکیہ میں دیکھنے کو ملا جب 2 سالہ بچے کو 44 گھنٹے بعد ملبے سے باہر نکالا گیا. معصوم بچہ پانی بھی پیتا رہا اور ریسکیو اہلکاروں سے باتیں بھی کرتا رہا. ترکیہ کے علاقے کرامن مراس میں ریسکیو اہلکاروں نے جب 104 گھنٹے کے بعد ایک آدمی کو ریسکیو کیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے پایا گیا. 4 دن بغیر کچھ کھائے ملبے تلے رہنے کے باوجود جب ایک باپ اور اس کی کم سن بیٹی کو بھاری ملبے تلے نکالا گیا تو مناظر انتہائی جذباتی ہو گئے. ترکیہ نوردہ گئی میں بہن بھائی اور ماں کو ریسکیو کرنے پر ہر طرف تالیاں بجائی گئیں. زلزلے سے متاثرہ علاقے میں سخت سرد موسم، بھاری ملبے تلے دبے ہوئے افراد میں خصوصاً پانی کی کمی کے باعث ہر گزرتے لمحے کے بعد زندہ بچ جانے کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں. سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ گمنام پاکستانی کی طرف سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے $3 کروڑ کا عطیہ انتہائی متاثر کن عمل ہے. نامعلوم پاکستانی نے یہ رقم امریکہ میں ترک سفارتخانے میں جمع کروائی اور اپنا نام تک ظاہر نہیں کیا. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ انسان دوستی کے ایسے شاندار کام ہیں جو انسانیت کو بظاہر ناقابل تسخیر مشکلات پر فتح حاصل کرنے کے قابل بناتے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور مشیر امور کشمیر قمرالزمان کارہ کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں گلگت بلتستان کے لیے گندم پر سبسڈی کے معاملے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے بھی ملاقات کی. اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں گلگت بلتستان سے متعلق امور اور ترقیاتی اقدامات پر بات چیت ہوئی. ناظرین، اسلام آباد کی مقامی عدالت میں عمران خان کی جانب سے خواجہ محمد آصف کے خلاف حتک عزت کے کیس کی سماعت ہوئی. خواجہ آصف کے وکیل حیدر رسول مرزا نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر جرح کی. ایڈیشنل سیشن جج امید علی بلوچ کی عدالت میں جرح کے دوران عمران خان نے بتایا کہ شوکت خانم ہسپتال کے $30 لاکھ کی رقم 7 سال تک HBG گروپ کے پاس رہی، جس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر امتیاز حیدری تھے. انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی اور شوکت خانم کو ملنے والے ڈونیشن کا جائزہ لینے کے لیے میکنزم نہیں کہ وہ جائز ذریعہ ہے یا نہیں. ایک سوال پر عمران خان نے کہا کہ خواجہ آصف کے خلاف دعویٰ انہوں نے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے بجائے ذاتی حیثیت میں کیا ہے. آئندہ سماعت 4 مارچ کو ہوگی. الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس 13 فروری کو طلب کیا گیا ہے، جس میں پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور آئندہ کے اقدامات پر غور کیا جائے گا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کوہلو میں آپریشن کے دوران EID دھماکے میں شہید ہونے والے میجر محمد جواد اور کیپٹن صغیر عباس کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. میجر محمد جواد شہید کی راولپنڈی جبکہ کیپٹن صغیر عباس کی نماز جنازہ کوٹ اتو میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران، جوانوں اور شہداء کے عزیز و اقارب سمیت
शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ कोहलू में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग के धमाके में मेजर मोहम्मद जवाद और कैप्टन ज़हीर अब्बास ने जाम शहादत नोश किया था। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम अमन मशक़ें जारी हैं, जिनमें 50 ममालिक शरीक हैं। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मशकों में शरीक मुल्कों के बहरी जहाज़ों का दौरा किया। सरबराह पाक बहरिया ने गैर मुल्की जहाज़ों के कमांडिंग अफसरों और अमले से मुलाकातें की। इस मौके पर नेवल चीफ को ब्रीफिंग्स भी दी गईं। उन्होंने मशक में शिरकत और बाहमी ताउन के फ़रोग पर तमाम शरीक मुल्कों के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। और भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक और भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। खुफिया इत्तलात के मुताबिक मोदी हुकूमत 14 फरवरी को पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर उसी तर्ज का एक और ड्रामा रचाने जा रही है। इस दिन कश्मीर के जनूबी अजला में बारूद से लेस धमाका खेज गाड़ी की तर्ज का पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां में फौजी अहदाफ पर खुदकश हमला करके इल्ज़ाम पाकिस्तान और ISI पर आयद करना चाहती है। भारत की 9 रियासतों में रवां साल इंतखाबात होना है और मोदी हुकूमत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर इलेक्शन जीतना चाहती है, चाहे इस मकसद के लिए भारतीय हुकूमत को कितने ही फौजी क्यों ना मरवाना पड़े। बराक ओबामा ने अपनी किताब दी प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात पर इंतखाबात जीतता है। जनवरी 2022 में कांग्रेस रहनुमा उदित राज ने नरेंद्र मोदी पर पुलवामा हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया। 16 जनवरी 2021 को दी वायर की रिपोर्ट में अर्नाब गोस्वामी की लीक व्हाट्सएप चैट के मुताबिक पुलवामा हमले में मोदी हुकूमत खुद मुलव्वस थी। 27 अक्टूबर 2022 को भारतीय वजीर दिफा ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मकबूजा कश्मीर में ताकत के जोर पर खत्म करने का बयान दिया था। 1 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल ओपंत्रा ने एक बयान में कहा था कि भारतीय फौज आज़ाद कश्मीर पर हमला करने के लिए तैयार है। इश्ताल अंगेज बयानात और इक़दामात का मकसद जंग का माहौल बनाकर खित्ते का अमन दाव पर लगाना है। मोदी हुकूमत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाकर जंगबंदी मुआहदा खत्म करना चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान को निशाना बनाने की गर्ज से किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लिया जा सकता है। मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की 39वीं बरसी के मौके पर गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने दी थी। भारतीय फौज और पुलिस ने दुकानदारों को मार्केटें और दुकानें खुली न रखने पर सील करने की धमकी दी थी। दुकानदारों ने भारतीय फौज और अहलकारों की धमकियों को खाते में न लाते हुए अपने शहीद कायद की याद में मुकम्मल हड़ताल की। काबिज हुक्काम ने लोगों को भारत मुखालिफ मुजाहरों से रोकने के लिए पूरी वादी कश्मीर में भारतीय फौजियों और पुलिस अहलकारों को भारी तादाद में तैनात किया था। भारत ने मोहम्मद मकबूल भट्ट को 1984 में आज ही के दिन नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी थी और उन्हें जेल के अहाते में ही सपुर्द खाक किया गया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में मोहम्मद मकबूल भट्ट को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए शहदा के मिशन को हर कीमत पर मुकम्मल करने के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम मोहम्मद मकबूल भट्ट और दीगर शहदा के मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह ने तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में कहा है कि कश्मीरी मोहम्मद मकबूल भट्ट समेत शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और जब तक वो भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल नहीं कर लेते जिद्दोजहद जारी रहेगी। फरीदा बहनजी, खादिम हुसैन, सैयद सिब्ते शब्बीर कुमी और दीगर रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में कहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में मोहम्मद मकबूल भट्ट की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर, मोहम्मद फारूक रहमानी, शेख अब्दुल मतीन और इम्तियाज़ वानी ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में मोहम्मद मकबूल भट्ट को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। और जमीयत उलमाए हिंद ने बढ़ती हुई इंतहा पसंदी को भारत की सालमियत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने वाज़ेह किया कि भारतीय मुसलमान RSS की इंतहा पसंदी के सामने किसी सूरत घुटने नहीं टेकेंगे। तफसील जानते हैं अब्दुल्ला शाद से। भारत में मुसलमानों, मसीहियों व दीगर अक़लियतों पर हिंदू इंतहा पसंद जमीन तंग कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान भी अब RSS की हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं।
जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह मौलाना महमूद असद मदनी की दिल्ली में तकरीरों के बाद भारत में हिंदू इंतहाब पसंदों और मोदी के वफादार मीडिया ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के सालाना इजलास से अपनी तकरीर में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि भारत में मजहबी आज़ादी नहीं रही, भारत में नफरत का माहौल है। भारतीय मीडिया नफरत फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। आज हमारा मुल्क नफरत और मजहबी तासुब की जद में है। नौजवानों को तामीरी कामों में लगाने के बजाय तखरीब का आलेकार बनाया जा रहा है। मीडिया इश्तिआल फैलाने का सबसे बड़ा हरबा बन गया है। उनका कहना था कि मोदी सरकार में इंसाफ नहीं, ऐसा चलता रहा तो भारत कायम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों को मायूस करने और भड़काने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मायूस करने, होपलेस करने, भड़काने और गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मजहब तब्दीली के नाम पर भारतीय मुसलमानों व दीगर अक़लियतों पर जमीन तंग की जा रही है। मुतअद्दिद रियासतों के जरिए मजहबी तब्दीली के खिलाफ कानून साजी का मकसद मजहबी आज़ादी जैसे बुनियादी हक को नुकसान पहुंचाना और उसकी आड़ में अक़लियतों को निशाना बनाना है। उन्होंने संघ परिवार को तंबीह की और कहा कि ये क्यों कहा जाता है कि भारत में इस्लाम बाहर से आया। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। मौलाना महमूद ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट व दीगर अदालतों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे केसेस में भारतीय अदालतें इंसाफ के खिलाफ फैसले कर रही हैं। बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा वगैरह पर अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जानिब से हिंदू मवाद तालीमी निसाब में शामिल किया जाना मुसलमानों को कबूल नहीं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मजलूम कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कश्मीर यकजहती कॉन्फ्रेंस का अहतमाम फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल और दी लोगोस ने यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से किया। इस मौके पर वफाकी वजीर बैनुस्सूबाई राबता एहसान मजारी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लॉन, एडवोकेट परवेज़ अहमद, सलीम हारून, अब्दुल मजीद मीर, राजा खादिम हुसैन, सीनियर सहाफ़ी आबिद अब्बासी और यूथ काउंसिल पाकिस्तान के सदर मोहम्मद शहजाद खान और दीगर ने अपने खिताब में कहा कि भारत ने खत्ते के अमन को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है। कश्मीरियों के दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कते हैं। भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम अपने हुकूक के लिए बरसरे पैकार हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ननकाना साहब के एक थाने में मावराए अदालत कत्ल के नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून की हाकमियत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों ना रोका। उन्होंने कहा कि किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अमन व अमान के जिम्मेदारों की पहली तरजीह अमन है, जिसे हर सूरत में मुकद्दम रहना चाहिए। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कराची में मुलाकात की। इस मौके पर सूबे की तरक्की, अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात और ऐवान बाला में कानून साजी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने गुफ्तगू में कहा कि ऐवान बाला अवामी फलाह के लिए मौसर कानून साजी कर रहा है। सूबे की तरक्की के लिए गवर्नर सिंध की सबसे मुशावरत खुशाइंद है। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे की तरक्की में वफाक के इक़दामात अहम हैं। तमाम फ्रीकैन से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। गुजरखान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आईनी हुदूद में रहते हुए अवामी हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत ने अवाम के सियासी, माशरती और माशी हुकूक पर कभी समझौता नहीं किया। पीपल्स पार्टी पर अवाम का भरपूर एतमाद काबिल सताइश है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हमारी जमात ने कुर्बानियाँ देकर वफाक को मुत्तहिद और मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए जिद्दोजहद की है और ये सफ़र जारी रहेगा। मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से गैर रिवायती खतरात का सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता सदी के बदतरीन सैलाब का सामना किया है। कराची में इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि समुंदरी दर्जा हरारत बढ़ने से आबी हयात को भी शदीद खतरात लाहक हैं। The level, the scale, the magnitude we had of this disaster, of this catastrophe affected, impacted 33 million people. Now 33 million people is the size, combined size of populations of 3 medium-sized European countries. 3 countries together. If you can imagine the scale, that is the context. मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस के मौके पर कराची शिपयार्ड और एसबी पंप्स के दरमियान एक यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए।
वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें इदारे की तरक्की से मुतालिक मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर किया गया। इजलास में क़राक़रम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस को 120 दिन में अपग्रेड करने का फैसला किया गया। ये भी तय हुआ कि ड्राईपोर्ट्स आमदन को 2 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने हिदायत की कि सिब्बी और ताफ्तान रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए प्लान तैयार किया जाए। ईरान में इस्लामी इनकलाब की 44वीं सालगिरह की 10 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ हो गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। ये अमर बाइस इत्मीनान है कि हमारे दरीना ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान के बरादर अवाम की मुसलसल तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और ईरान के कौमी दिन और इनकलाब की 44वीं सालगिरह के मौके पर कराची में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। तकरीब से खिताब करते हुए कराची में ईरान के कौंसिल जनरल हसन नूरियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात अव्वल दिन से ही कायम हैं, जबकि दोनों ममालिक ने मुश्किल की हर घड़ी में भी एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाई है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान वसी तिजारती मौक़े मौजूद हैं, जबकि हम भी पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ शोबों जिसमें टेक्सटाइल, खुराक और अजनास में ताउन चाहते हैं, जबकि ऑयल एंड गैस समेत तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। ईरान was the first country that recognized Pakistan after independence in 1947, and in return Pakistan was the first country that recognized Iran in 1979. So we are very close to each other. We are two brotherly and friendly neighboring countries. गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने भी पीटीवी से बातचीत में ईरानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान का जो बिज़नेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो और बढ़े, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास बैंकिंग सिस्टम नहीं है, बार्टर सिस्टम के तहत ये काम चल रहा है। मैंने उनसे कहा है कि उनकी ये प्रपोज़ल, ये तजावीज़ मैं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाऊंगा, और हम चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, जो बरादराना है, वो बिज़नेस के हवाले से भी मजबूत हो और आगे बढ़े। कौमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ सिफारतकार, अमाइदीन शहर ने भरपूर शिरकत की, जबकि इस मौके पर केक भी काटा गया। पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान में तिजारत, तवानाई समेत बेपनाह मुश्तरका सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर सन्नत व पैदावार मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स सदूर की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मईशत की मौजूदा हालत की बड़ी वजह बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ हैं। बिजली के बिलों के ना दहिंदगान की वजह से बिजली के शोबे में खसारा 2500 अरब तक पहुँच चुका है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ज्वेलरी की एक्सपोर्ट बढ़ाकर कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की बेहतर अंदाज में मनसूबाबंदी करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। हुकूमत छोटे सनती मनसूबे लगाने पर तवज्जो दे रही है ताकि पैदावार में इजाफा किया जा सके। पार्लिमानी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन के चेयरमैन डॉक्टर कादर मंदोखेल ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि पीटीआई ने मुल्क में अनारकी फैला रखी है। इमरान खान के दौर में बहुत से मुलाजमीन को मुलाजमतों से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन एक एक इदारे के मुलाजिम को उसका हक दिलाएगी। उनका मजीद कहना था कि बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के साथ वजारतों को मुलाजमतों को रेगुलर करने की भी हिदायत की गई है। 16,000 तो सिर्फ सेक्ट दे, उसके अलावा जो लाखों की तादाद में पाकिस्तान के 39 मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहां डेली वेजेस 89 डेज, सीनियर मीटर रीडर, कॉन्टीजेंट और सेक्ट, उन तमाम को रेगुलाइज का 21 दिसंबर 2022 को पहले ही हम डायरेक्शन इशू कर चुके हैं। परसों वाली मीटिंग थोड़ा बहुत रफ आइडिया एक हमने लगा लिए, तो 10,000 से ज़्यादा हमने रिलीफ दिए 10,000 लोगों को, मुलाजमीन को, सिर्फ एक दिन में। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर सोह सिंगेपू ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तजारती ताल्लुकात में इजाफा, सयाहत, सकाफत और दीगर शोबों में तामुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दिगरा वजीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना और माशी रवाबित हैं। कोरिया के सफ़ीर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने का ख्वाहां है।
گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان سے نگراں وزیر بلدیات ابراہیم حسین مراد نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے محکمہ بلدیات کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آٹے کے سرو پوائنٹس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسین مراد نے کہا کہ نگران حکومت عوام کی بہتری کے لیے خلوص نیت سے کام کر رہی ہے۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ کراچی کی ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہمی مشاورت کے ساتھ مسائل کا حل ممکن ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات ہوئی، جس میں سیاسی صورتحال، اتحادی جماعتوں سے متعلق امور اور کراچی میں عوامی مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد طاہر عباس سپرا نے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل کی کیس سے بریت کی درخواست مسترد کرتی ہے۔ عدالت نے شہباز گل اور شریک ملزم اماد یوسف کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 27 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ سماجی کارکن اور انسانی حقوق کے علمبردار آسمہ جہانگیر کو ہم سے بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ آسمہ جہانگیر نے ہمیشہ قانون کی پاسداری، اصولوں کی عملداری اور دستور کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی۔ وہ 27 جنوری 1952 کو لاہور میں ملک جیلانی کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کینٹ کالج سے BA اور پنجاب یونیورسٹی سے LLB کا امتحان پاس کیا۔ آسمہ جہانگیر جمہوریت، انسانی حقوق اور عدلیہ بحالی کی تحریکوں میں بھی پیش رہیں۔ انہوں نے خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے سرگرم کردار ادا کیا۔ پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے سعودی عرب میں سماجی خدمات کی انجام دہی میں مصروف افراد کے لیے جدہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں کونسل جنرل خالد مجید نے سماجی ترقی کے لیے نمایاں خدمات دینے والوں میں تعریفی اسناد اور شیلڈز تقسیم کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 2006 سے ضرورت مند ہم وطنوں کو طبی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ مخیر حضرات کی مدد سے ایبٹ آباد میں کڈنی سینٹر بھی تعمیر کیا گیا ہے، جہاں ضرورت مند ہم وطنوں کو مفت علاج کی سہولت دی جا رہی ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں، اور یہاں آپ کو بتائیں پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کی افتتاحی تقریب 13 فروری کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ہوگی۔ عاصم اظہر، آئمہ بیگ، فارس شفیع، ساحر علی بگا اور شائع گل اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ تقریب کے بعد پہلا میچ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تمام میچز PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کرکٹ کا 8واں سیزن اپنی تمام تر رعنائیوں اور جدت کے ساتھ 13 فروری سے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے۔ مقابلوں کو دیکھنے کے لیے شائقین خاصے پرجوش ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے شراز دورانی۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں سیزن کا باقاعدہ آغاز 13 فروری بروز سوموار برقی کمکموں کی روشنی میں ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے۔ جدت اور ٹیکنالوجی سے بھرپور اہم ترین ایونٹ کی پروقار افتتاحی تقریب کے بعد میزبان ٹیم ملتان سلطان لاہور قلندر سے ٹکرائے گی۔ شائقین کرکٹ کی دلچسپی، جارحانہ کرکٹ اور خاص طور پر بالرز و بیٹرز کے لیے مددگار پچ کی تیاری جاری ہے۔ افتتاحی تقریب و میچ کو یادگار بنانے کے لیے ملتانیوں کا جوش و جذبہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ہم جو ہے وہ میچ کی دیوانی قوم ہے، ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں گے۔ اتنے بڑے برانڈ کا ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں ہونا ہمارے لیے ایک بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ اوپننگ سیریمنی ملتان میں ہو رہی ہے، ہم ضرور جائیں گے۔ PSL کی افتتاحی تقریب اور ابتدائی میچ کے ٹکٹس بکنگ کے پہلے روز 12 گھنٹے میں ہی فروخت ہو چکے تھے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی نیٹ ورک پاکستان ٹیلی ویژن کے سپورٹس چینل PTV سپورٹس HD پر ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ شراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اسلام آباد میں 5ویں محمد علی جناح شوٹنگ چیمپئن شپ کے دوسرے روز 50 میٹر ایئر رائفل، 50 میٹر .22 اور 25 میٹر بگ بور پسٹل پرو کے مقابلے ہوئے۔ مقابلوں کی تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم سے۔
5वीं मोहम्मद अली जिन्ना शूटिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज 3 कैटेगरीज के मुकाबले हुए। मर्दों के 50 मीटर एयर राइफल में अमजद वहीद गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुए। उनका मजमूई स्कोर 242 रहा। मोहम्मद आसिफ 240 स्कोर के साथ चांदी और जमील अशरफ कांसी का तमगा हासिल करने में कामयाब हुए। 50 मीटर .22 कैटेगरी में नोमान सरे फहरिस्त रहे। उन्होंने 169 स्कोर के साथ सोने का तमगा हासिल किया। अबरार हुसैन 1 स्कोर के फर्क से दूसरे और जहूर तीसरे नंबर पर रहे। 25 मीटर बिग बोर पिस्टल प्रो में अजीमुर रहमान ने मैदान मार लिया। उन्होंने 187 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कर्नल अदरीस रशीद 181 स्कोर के साथ चांदी और वकास मजहर 174 स्कोर के साथ कांसी के तमगे के हकदार ठहरे। जिशान कयूम, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को नागपुर क्रिकेट टेस्ट में 1 इनिंग्स और 132 रन से शिकस्त दे दी है। मैच का फैसला तीसरे रोज हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 177 रन पर आउट हुई, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 400 रन बनाए। रोहित शर्मा ने सेंचुरी स्कोर की और 120 रन बनाने में कामयाब रहे। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेटें हासिल करने के साथ साथ 70 रन की शानदार इनिंग्स भी खेली। अक्षर पटेल ने 80 रन स्कोर किए। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन टीम 91 रन पर ढेर हो गई। अश्विन ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद शामी और जडेजा ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। 4 मैचेस की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी से दिल्ली में खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर जुर्माना आयद कर दिया है। रविंद्र जडेजा ने मैच के दौरान उंगली पर क्रीम लगाई थी, जो ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। जडेजा पर ICC मैच रेफरी ने मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया है और उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया है। नागपुर टेस्ट के दौरान जडेजा पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा, ताहम भारतीय टीम मैनेजमेंट ने क्रीम लगाने की वजह उंगली में सूजन बताई थी। ICC विमेंस की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। केप टाउन में शेड्यूल मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खवातीन टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। क्रिकेटर्स ने 3 घंटे के तवील सेशन में कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। ग्रुप बी में पाकिस्तान और भारत के अलावा इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड की टीमें शामिल हैं। नेशनल स्की चैंपियनशिप, शाह खान स्की कप और स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब नलतर में मुनक्किद हुई। विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर एयर कमोडोर रिटायर्ड इफ्तिखार बाजवा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने कौमी स्की चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने शाह खान स्की कप जीत लिया। जायंट स्लैलम कैटेगरी में PAF के मोहम्मद जाहिद, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के अब्बास ताहिर और PAF के अबैदुल्ला ने कामयाबी हासिल की। स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल गिलगित बल्तिस्तान विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के खालिद हुसैन ने अपने नाम किया। और स्पोर्ट डेस्क से खबरें आपने जानी। अभी आपको बताएं कि 18वीं चोलिस्तान जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए, जिनमें 74 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। तफसील मुख्तार अंजुम से। 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी मुकाबले में तैमूर ख्वाजा पहली पोजीशन ले उड़े, हसन अली मक्सी दूसरी, जबकि परवेज आमिर तीसरे नंबर पर रहे। मुकाबले में 74 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी पंजाब टूरिज्म एहसान भुट्टा ने मुकाबले का इफ्तिताह किया और पहली गाड़ी को फ्लैग ऑफ किया। 225 किलोमीटर पर मुहित ट्रैक को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए मुकाबले के शुरा पुरजोश दिखाई दिए और अपनी गाड़ियों को खूब दौड़ाया, जबकि दौड़ती, बल खाती, फराटे बढ़ती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज रहीं। बहावलपुर के मोहल्ला आते हैं, शादीगढ़ का वो मोहल्ला आते हैं, तो ये सारे इतनी खूबसूरत जगह हैं कि हमने दुनिया को उजागर करनी चाहिए। ब्रेकडाउन का इस ट्रैक में लेकिन बड़ा खतरा है, तो इसमें संभाल की गाड़ी चलानी है। यहाँ पे जो जीप रैली का इंतजाम किया गया है, माशाल्लाह से सकाफत भी बढ़ती है, लोगों को बहुत सारे रोजगार मिलते हैं। ढोल की थाप पर चौलिस्तानियों की खुशी देखने लायक थी।
रोहित चोलिस्तान में जीप रैली के इनाकात को बेहद पसंद किया जा रहा है और ये इवेंट अब इलाके की पहचान बनता जा रहा है, जिससे यहाँ की सेहत को फरोग मिल रहा है। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बैकपे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेह की, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -10, गोपिस -6, पाराचरार -5, दीर -4 और बगरूट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बात करेंगे चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 7, लाहौर 11, कराची 17, पेशावर में 7 और कोयटा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।